हम लोग जो है निर्देश चतुष्क के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें उसकी टीका देखनी है। तो उसमें हमने देखा था कि स्वस्थ चतुष्क अनंतरम स्वस्थ आतुरयो उभयो अपि हि तत्वेन निर्देश चतुष्को अभिधीयते। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि स्वस्थ चतुष्क के अनंतर यानी कि स्वस्थ चतुष्क के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, स्वस्थ और आतुर यानी कि एक हेल्दी और नॉन हेल्दी पर्सन जो है, दोनों के लिए ही जो हितकर चीज़ें हैं उनका निर्देश हम कर रहे हैं निर्देश चतुष्क में। ठीक है, तो निर्देश चतुष्क में जो हमारा सबसे आवाज़ आ रही है ना सभी को? हेलो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो निर्देश चतुष्क के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब देखिए निर्देश चतुष्क में जो पहला चैप्टर आता है वो आता है हमारा सूत्र स्थान का 9वां अध्याय। उसका नाम है खुंडाक चतुष्पाद अध्याय। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, खुंडाक चतुष्पाद अध्याय की टीका देखनी है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, स्वस्थ आतुर हितम वैद्य भेषज आदि निर्देशति इति निर्देश चतुष्कः तत्र अपि स्वस्थ आतुर हितेषु प्रधानभूत चिकित्सा अंग वैद्य आदि पादचतुष्टय अभिधायकत्वेन खुंडाक चतुष्पादो अभिधीयते। यानी कि क्या कह रहे हैं, एक तो उन्होंने आपको पहले ये बताया कि निर्देश चतुष्क में हम क्या करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति और आतुर व्यक्ति दोनों के लिए जो हितकर चीज़ें हैं उनका वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर खुंडाक चतुष्पाद अध्याय का बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति और आतुर व्यक्ति इन दोनों के लिए जो हितकर है, यानी कि भेषज वैद्य हो गया, भेषज हो गया, वैद्य हो गया, भेषज हो गया, उसका निर्देश करने के लिए हम क्या करेंगे, खुंडाक चतुष्पाद अध्याय का वर्णन करेंगे। तो इस खुंडाक चतुष्पाद अध्याय जो है, इसमें प्रधान रूप से हम क्या करेंगे, चिकित्सा के जो अंग हैं, ठीक है, चिकित्सा के जो 4 अंग बताए गए हैं, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन 4 अंगों का हम क्या करेंगे, संक्षेप में वर्णन करेंगे इस खुंडाक चतुष्पाद अध्याय में। ठीक है, खुंडाक यानी कि क्या, किसी भी चीज़ को संक्षेप रूप में बताना। ठीक है, तो खुंडाक चतुष्पाद जो हमारा निर्देश चतुष्क का पहला अध्याय है, इसमें एक तो किसका वर्णन करा गया है, संक्षेप में या फिर अल्प रूप में चिकित्सा के जो चतुष्पाद होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ही पूरी चिकित्सा जो होती है वो डिपेंड करती है। जैसे वैद्य हो गया, फिर द्रव्य हो गया, फिर उपस्थाता हो गया और फिर रोगी हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से आचार्य जो हैं हमें प्रैक्टिस करने का एक वे बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ये 4 चीज़ें, यानी कि तुम्हारे पास वैद्य भी अच्छा हो, वैद्य जो मेडिसिन यूज़ कर रहा है वो भी अच्छा हो, रोगी रोगी का जो अटेंडेंट है वो भी अच्छा हो और रोगी खुद भी अच्छा हो, तो ही आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो दी गई है वैद्य को। ठीक है, वैद्य को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है उसका वर्णन जो है हम जब हम प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस अध्याय में हमें क्या बताया गया है, इस अध्याय में हमें रोग तथा आरोग्य के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, विकारो धातु वैषम्यम दोष शाम्यम आरोग्यता। ठीक है, तो ये वाला जो कोटेशन आई है उस कोटेशन से उन्होंने हमें ये बताया है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम किसको मानेंगे कि कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ है या फिर कोई व्यक्ति जो है वो बीमार है। ठीक है, तो उसका लक्षण उन्होंने हमें बताया है। ये नहीं कि पेशेंट हमारे पास आया और उसकी रिपोर्ट्स हमने सही कर दी तो हम बोल देंगे कि हाँ कि तुम ठीक हो गए हो। आयुर्वेद का ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि पेशेंट की रिपोर्ट सही आ रही होती है लेकिन फिज़िकली उसको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है वो रिपोर्ट बेस नहीं है, उसका जो प्रथम उद्देश्य है उसकी चिकित्सा का वो क्या है, धातु साम्य करना।
उसके अकॉर्डिंग क्या है कि धातुओं में अगर विषमता आई है तो विकार की उत्पत्ति होगी, और अगर चिकित्सा करके हमें क्या करना है, उन विषम हुए धातुओं को ही क्या करना है, साम्यावस्था में लाना है। ठीक है, तो जब तक हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे नहीं खुंडाक चतुष्पाद, तब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किसको हम हेल्दी बोलेंगे, किसको हम डिजीज़ वाली कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि संहिता अध्ययन का इम्पॉर्टेंस इसीलिए है ताकि हमें अपनी पैथी के बारे में पता चले कि वो किस तरीके से वर्क करती है। क्या उसका काम भी सिर्फ यही है कि लेबोरेटरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें बस वो मेज़रमेंट को करेक्ट करना है, या फिर उसके कुछ अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, रोग और आरोग्य के लक्षण हमें बताए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें इस अध्याय में बताया है चिकित्सा का लक्षण क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम चिकित्सा जो कर रहे हैं वो हम कैसे मानेंगे कि हाँ कि हम सही चिकित्सा कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमें क्या करा कि जो अच्छी चिकित्सा के लिए जो 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे भिषक, द्रव्याणी, उपस्थाता, रोगी, उनके क्या गुण होने चाहिए वो उन्होंने हमें बताए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पता होने चाहिए, हमें अपने गुण पता होने चाहिए एज अ वैद्य। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि वैद्य को ही प्रधान बोला गया है, तो उसको क्या है, उसको खुद के तो गुण पता ही होने चाहिए, साथ में उसे द्रव्य के यानी कि जो वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है उसके क्या गुण हैं ये भी उसे पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को क्या कराया जाता है, द्रव्य गुण पढ़ाई जाती है, रसशास्त्र पढ़ाया जाता है, जिससे कि हम जो मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं उसके गुण हमें पता हो। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उपस्थाता। उपस्थाता यानी कि क्या, केयर टेकर, जो कि पेशेंट का क्या कर रहा है, केयर कर रहा है। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ जिसे हम बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने पेशेंट आपके पास आया, आपने क्या करा, आपने बहुत अच्छे से पेशेंट को डायग्नोस करा, बहुत अच्छे से उसके डायग्नोस के अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन भी लिखी, लेकिन हुआ क्या कि आपका जो उपस्थाता था यानी कि जो पेशेंट की केयर करने वाला था, उसने पेशेंट को ठीक तरीके से मेडिसिन ही नहीं दी। आपने बोला उसे कि ये वाली मेडिसिन जो है खाना खाने से पहले देनी है, ये खाना खाने के बीच में देनी है, ये खाना खाने के बाद देनी है, ये मुहुर मुहुर औषध सेवन काल में देनी है, लेकिन उसने क्या करा, 1 मिनट, अटेंडेंस मेडिसिन इनकी, हाँ ठीक है, आपने तो उसे पूरी प्रॉपर तरीके से समझाया कि आपको ये खाना खाने से पहले लेनी है, ये बीच में लेनी है, लेकिन रोगी का जो अटेंडी था उसने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा। उसने सोचा अरे क्या है, दवाई ही तो है, कि चलो सारी की सारी दवाइयाँ खाना खाने के बाद ही दे देता हूँ, तो होगा क्या कि पेशेंट को इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर चौथा उन्होंने क्या बताया है हमें, रोगी के भी गुणों का वर्णन करा है। ठीक है, तो देखिए किसी भी डिज़ीज़ के ठीक होने में इन 4 चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। मान लीजिए डॉक्टर अच्छा था, उसने जो मेडिसिन यूज़ करी वो अच्छी थी, पेशेंट के केयर टेकर भी अच्छे थे, लेकिन जो पेशेंट था वो अच्छा नहीं था। उससे आपने बोला कि आपको ये इन चीज़ों का परहेज करना है, तो उसने क्या करा कि घर में जब तक वो रहा तब तक तो उसके घर वालों ने उससे करवाया परहेज, लेकिन जैसे ही वो 2 मिनट के लिए घर वालों से आँख चुरा करके बाहर निकला, और बाहर जा कर के आपने जो जो चीज़ें उसको अपथ्य बोली थी वो जा कर के उसने खा दी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें इफ़ेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा है कि इस अध्याय में हमें सभी के ही गुण बता दिए हैं कि हमें चारों के ही गुण पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें चारों के नहीं पता है तो हमें खुद के तो गुण पता होना चाहिए कि हमें एज अ वैद्य हमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए इस अध्याय में उन्होंने क्या बताया है कि अयोग्य चिकित्सक से अगर कोई चिकित्सा लेता है तो उसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने चैप्टर का एंड जो करा है वो किस तरीके से करा है, पहले इन्होंने आपको चिकित्सा के चतुष्पाद के सारे गुण बताए, फिर उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या बोला कि क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो निर्देश चतुष्क है ये स्वस्थ व्यक्ति और आतुर दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा है, लास्ट में हमें ये बताया है कि अगर कोई रोगी है और वो बिना जांच परख करे किसी भी डॉक्टर से जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें बताई है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा खुंडाक चतुष्पाद में क्या क्या चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बताया। अब निर्देश चतुष्क में जो दूसरा अध्याय आया है वो आया है हमारा सूत्र स्थान का 10वां अध्याय, जिसका नाम है महाचतुष्पाद अध्याय। ठीक है। तो देखिए क्या करा, पुनर्वसु आत्रेय ने तो उपदेश कर दिया कि चिकित्सा के ये चतुष्पाद होते हैं और अगर ये अच्छे हुए तो आप किसी भी रोग को ठीक कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ, मैत्रेय नाम के एक ऋषि थे, उनके मन में क्या हुई, एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने क्या करा, अपनी क्वेश्चनिंग करे पुनर्वसु आत्रेय से। उन्होंने ये बोला कि आप बोल रहे हो कि चिकित्सा के चतुष्पाद ही जो हैं वो क्या करते हैं कि रोगी के ठीक होने में कारण हैं, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चारों चिकित्सा पाठ ठीक नहीं होते हैं फिर भी रोगी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके की उन्होंने वहाँ पे अपना डाउट किया। तो उस डाउट को फिर पुनर्वसु आत्रेय ने क्या करा है, वहाँ पे क्लियर करा है। ठीक है। अब उनका डाउट किस तरीके का था, कैसे उन्होंने उसको शॉर्ट आउट करा, वो जब हम पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने महाचतुष्पाद अध्याय में क्या बताया है हमें, जो साध्य असाध्य व्याधियाँ होती हैं, ठीक है, वो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप्य है, प्रत्याख्येय है, उसका वर्णन करा। अब देखिए आजकल तो क्या है कि आजकल जो है व्याधियाँ अलग अलग नाम से आ रही हैं। हमारे आचार्यों ने जिस तरीके से व्याधियों का वर्णन करा था वैसे तो आती नहीं हैं। आजकल कैसे आती हैं, पेशेंट आता है कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, पेशेंट आता है कहेगा कि मुझे थायराइड है। तो आपको किस तरीके से उसको समझना है कि वो सुख साध्य में आएगी, कृच्छ साध्य में आएगी, याप्य में आएगी या फिर प्रत्याख्येय में आएगी, तो उसका लक्षण इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। अब आप हर बीमारी का याद करके तो रख नहीं सकते हैं कि हाँ ये व्याधि सुख साध्य होती है, ये कृच्छ साध्य है, ये याप्य है। तो उन्होंने आपको क्या करा है, एक बेसिक सिद्धांत बता दिया है कि कोई भी व्याधि सुख साध्य किस किस कंडीशन में होगी, क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अगर आप सूत्र स्थान नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। डॉक्टर आई किस में आएगा? ड्रॉप्स में आएगा शायद वो। नहीं आया, दोनों में ट्राई करो। तो ऐसा करो ना, सिस्टम पे उसे अभी रहने दो, वो डेट वो बना दो, सेन रिपोर्ट बना दो, इसको कल चढ़ा देना। फिर उसके अकॉर्डिंग से रिपोर्ट सही ना आए नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खाली उसको या तो ऐसा करो, इस वाले पेशेंट की ही सेल कल वाले में दिखा देंगे। आज एक ही विज़िट दिखा दो पेशेंट का ना, एक विज़िट एक ही मेडिसिन टेकन, इस वाले को दिखाना ही मत। तो मैं ये बोल रही थी कि इस तरीके से इन्होंने हमें इस चैप्टर में क्या करा है, कौन सी व्याधि सुख साध्य है, कौन सी कृच्छ साध्य है, कौन सी याप्य है, कौन सी प्रत्याख्येय है, उसका एक क्राइटेरिया हमें बता दिया है। ठीक है। इसीलिए बोला गया है ना कि अगर आपने सूत्र स्थान नहीं पढ़ा है तो आप चिकित्सा स्थान कितना भी पढ़ लें, आप एक अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने सुख साध्य, कृच्छ साध्य, इन सब का लक्षण बताते हुए हमें ये बताया है कि मैं जो तुम्हें ये साध्य असाध्य के बारे में बता रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ, उसका वर्णन करते हुए इन्होंने महाचतुष्पाद अध्याय को भी समाप्त करा है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद निर्देश चतुष्क का तीसरा अध्याय आता है हमारा त्रिएषणीय अध्याय। ठीक है। तो त्रिएषणीय अध्याय को भी समझने के लिए आपको इसकी टीका देखनी पड़ेगी। तो देखिए टीका जब हम इसकी देखते हैं तो उसमें क्या आता है, क्या बोला है उन्होंने, पूर्व अध्याये चतुष्पादम आरोग्य कारणम व्यवस्थापितम, यानी कि क्या कह रहे हैं, पूर्व के जो हमने अध्याय पढ़े निर्देश चतुष्क के, यानी कि खुंडाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने ये देखा कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं वही आरोग्य का कारण होते हैं, ये हमने वहाँ पे देखा। ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो क्या करता है कि इहलोक और परलोक इसकी बात करता है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस ये खुंडाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद के बाद हम क्या कर रहे हैं, त्रिएषणीय अध्याय, इसकी व्याख्या कर रहे हैं
ठीक है, क्योंकि त्रिएषणीय अध्याय में हमने क्या बताया है, एक तो हमने प्राणेषणा की बात करी है, धनेषणा की बात करी है और परलोकेषणा की बात करी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति को आरोग्य मिल गया, ठीक है, अब आरोग्य उसे मिल गया है तो आगे भी वो आरोग्य ही उसको, आरोग्य की प्राप्ति उसे हमेशा रहे, तो उसके लिए उसे क्या करनी है, अपने प्राणों की रक्षा करने की उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके प्राण बच गए हैं तो उसे अपनी लाइफ को चलाने के लिए उसके पास धन भी तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, वहाँ पे धनेषणा का वर्णन करा। अब देखिए किसी के पास प्राणेषणा भी, प्राण भी है, धन भी है, फिर उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे करके इंसान को फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा है, परलोक ऐषणा का भी वर्णन यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, अब कई बार बात आती है कि इसमें इन्होंने परलोक ऐषणा का वर्णन क्यों करा, तो परलोक ऐषणा का वर्णन इन्होंने इसलिए करा क्योंकि आयुर्वेद जो है वो क्या करता है कि उभय लोक हितार्थ की बात करता है, यानी कि वो क्या कहता है कि इस लोक में तो आपको वो मिले ही, ठीक है, इस लोक में तो आपको आरोग्य मिले ही, इसके बाद के जो लोक हैं वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर भी वो वर्क करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में देव्य पाश्चात्य चिकित्सा भी काफ़ी चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिएषणीय अध्याय में 3 ऐषणाओं का वर्णन किया गया है सबसे पहले, जिसमें है प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। फिर उसके बाद इसमें हमें वर्णन किया गया है चतुर्विध परीक्षा का। ठीक है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इसका वर्णन किया गया है कि आप्तोपदेश क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है और युक्ति क्या है। फिर इसका वर्णन करने के बाद उन्होंने क्या करा है, इस अध्याय में सप्त त्रिक का वर्णन करा है। ठीक है, सप्त त्रिक में उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने वर्णन करा है, उसमें 3 प्रकार के रोग मार्गों का वर्णन करा है, 3 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन करा है। ठीक है, तो वो 7 त्रिक क्या हैं उनका वर्णन हम बाद में देखेंगे जब हम पूरा चैप्टर गो थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी थी कि जो हमारा खुंडाक चतुष्पाद अध्याय था उसमें उन्होंने क्या है, प्राणभिसर वैद्य, राजवैद्य, इसके भी लक्षण बताए हैं। ठीक है, कि प्राणाभिसर वैद्य कौन होगा, राजवैद्य हम किसे कहेंगे। फिर उसी चैप्टर में उन्होंने हमें ये बताया है कि शस्त्र, शास्त्र और जल ये क्या करते हैं, पात्र की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे उत्तम वैद्य के क्या 6 गुण हैं उसका वर्णन करा है, वैद्य की 4 वृत्तियाँ क्या हैं उसका वर्णन भी उन्होंने खुंडाक चतुष्पाद अध्याय में करा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सप्त त्रिक का वर्णन करते हुए उन्होंने त्रिएषणीय अध्याय को समाप्त करा। फिर निर्देश चतुष्क के लास्ट चैप्टर का वर्णन हम करेंगे, उसका नाम है वात कला कला अकलीय अध्याय। ठीक है, तो ये जो वात कला कलीय अध्याय है, ये जो अध्याय है ये क्या है, संभाषा के रूप में है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या करा है कि जो हमारा त्रिएषणीय अध्याय है उसमें उन्होंने ये बोला है कि रोगों के त्रिविध कारण जो होते हैं उसमें उन्होंने वात पित्त कफ का भी वर्णन करा हुआ है। ठीक है, लेकिन उस वात पित्त कफ को उन्होंने बहुत एलोबरेट करके नहीं बताया है, तो उस वात पित्त और कफ उसको बस ये लास्ट है, इसको करके एंड ही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो वात कला कली अध्याय है ये जो है संभाषा के रूप में है, और ये जो संभाषा इस चैप्टर में हुई है वो जो हुई है वो त्रिदोषवाद क्या है आयुर्वेद का। ठीक है, आपको पता है कि पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है वो वात पित्त कफ इन 3 दोषों के ऊपर वो टिका हुआ है। ठीक है, चाहे हम पंच भौतिक चिकित्सा लें, चाहे हम गुणों के आधार पर चिकित्सा करें, जब तक हमें बेसिक दोष नहीं पता होंगे तब तक ना तो हम गुणों के बेस पे चिकित्सा कर सकते हैं, ना ही हम पंच भौतिक चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो पंच भौतिक चिकित्सा तक पहुंचने के लिए आपका एक बेसिक जो दोषों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और उस त्रिदोषवाद को समझाने के लिए ही इन्होंने क्या करा है, वात कला कली अध्याय का वर्णन करा हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोषों में तो तीनों दोष आते हैं, तो इन्होंने वात का ही नाम क्यों लिखा, तो तीनों देशों में क्या है कि वात जो है वो प्रधान होता है, इसीलिए इन्होंने क्या करा है कि चैप्टर का नेम जो है वो वात कला अकली अध्याय रखा है।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ वात का ही वर्णन हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें ज़्यादातर जो है वात की ही प्रधानता बताई गई है। फिर चाहे वो हमारी शरीरगत वात की बात हो या फिर हमारे लोक वात की बात हो, ठीक है। इसके गुण और दोषों का वर्णन करा गया है। फिर उसके बाद इसमें वर्णन करा गया है पित्त और कफ दोष के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने निर्देश चतुष्क में हमें 4 अध्यायों का वर्णन करा है। खुंडाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिएषणीय अध्याय और वात कलाकलीय अध्याय, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने अपना निर्देश चतुष्क समझा। कल जो है हम इसके बाद कल्पना चतुष्क में क्या चीज़ें बताई गई हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं रुकते हैं।